दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हम सॉल्व करेंगे आगामी परीक्षा के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। इसमें हम परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे। साथ ही प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। सबसे पहले हम सामान्य हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है कि निर्धन में कौन सी संधि है, आपको बताना है। व्यंजन, विसर्ग, अयाद या फिर यड़ संधि। तो सही उत्तर है निर्धन में विसर्ग संधि है और निर्धन का संधि विच्छेद निह प्लस धन होता है जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। नील गगन, त्रिफला, पतझड़ या फिर गांव शहर। तो सही उत्तर है दोस्तों नील गगन। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक हो तो कर्मधारय समास बनता है और इसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि विग्रह करने पर इसके दोनों पदों की एक विभक्ति एक ही होती है और ये समास विशेषण विशेष और उपमान उपमेय की उपस्थिति के अनुसार बनते हैं। और जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि नील गगन जो है दोस्तों ये आपका नील गगन कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। किन्नर, अहिंसा, अंतरी या अपरिग्रह। तो सही उत्तर है अहिंसा। देखिए ऑप्शन बी अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। दया, कृपा, सूचना भी स्त्रीलिंग शब्द है। किन्नर शब्द संस्कृत में उभयलिंग या तृतीय लिंग के लिए प्रयोग होता है लेकिन हिंदी व्याकरण में इसे पुल्लिंग माना जाता है। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, आप जानते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और इसमें किन्नर, अंतरी, अहिंसा और अपरिग्रह में स्त्रीलिंग शब्द अहिंसा है। अगला प्रश्न है देखिए बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या है। तो उत्तर है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। बैल न कूदे कूदे तंगी इस कहावत का अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों एक गद्यावतरण दिया गया है और इसको पढ़कर जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनका उत्तर देना है। पढ़ते हैं कि शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे और असीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो इस गद्यावतरण के आधार पर जो पहला प्रश्न है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। देखिए ऑप्शंस हैं आपके भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके या फिर मानव सभ्यता का विकास करके। तो सही उत्तर है दोस्तों मानव जीवन को भस्मासुर बनने से नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके जो है मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकता है। दूसरा है कि अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, तो उत्तर है इसका दोस्तों जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि मानव जीवन को, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना संभव है जब क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। अगला प्रश्न है देखिए ये एक मुहावरा है, जड़ों में मट्ठा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो उत्तर है जड़ों में मट्ठा डालने का अर्थ होता है समूल यानी जड़ से नष्ट करना। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं
दोस्तों देखिए, डेढ़ बीता कलेजा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है, डेढ़ बीता कलेजा करना या दिखाने का अर्थ होता है अत्यधिक साहस दिखाना, ऑप्शन ए। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उत्तर है दोस्तों, जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला। अगला प्रश्न है, पलकों को गिराए बगैर के लिए कौन सा एक शब्द नहीं होगा? निर्निमेष, उन्मीलित, अपलक या अनिमेष? तो सही उत्तर है, पलकों को गिराए बगैर के लिए उन्मीलित शब्द नहीं होगा, जबकि निर्निमेष, अपलक और अनिमेष के अर्थ होते हैं पलकों को गिराए बगैर। अगला प्रश्न है, देखिए, चूल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो ये है चुल्ली, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चूल्हा का तत्सम रूप है चुल्ली। अगला प्रश्न है, उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सही उत्तर है दोस्तों, उबटन का तत्सम रूप उद्वर्तन होता है। देखिए, उद्वर्तन यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या है? तो आप जानते हैं, कृत्रिम का विलोम नैसर्गिक या फिर प्राकृतिक होता है। नैसर्गिक को ही प्राकृतिक कहा जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। पराधीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये स्वाधीन होता है, पराधीन का विलोम। इसके अलावा निम्नलिखित शब्दों में सुंदर का पर्यायवाची कौन नहीं है? देखिए, मनोरम, मंजुल, रम्य और सुगमता। तो उत्तर है दोस्तों सुगमता। सुगमता सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मनोहर, रम्य, रमणीय, चारु, मोहक, मंजुल ये दोस्तों सुंदर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, संधि पूछा गया है, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्ष में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो उत्तर है गुण संधि। और आप जानते हैं कि जब प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ हो और दूसरे शब्द के आद में ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री में से कोई वर्ण हो तो अ, ई का ए, आ, उ का ओ और अ और री का अर होता है, जो कि गुण संधि का नियम है। तो याद रखिएगा, देव प्लस ऋषि देवर्षि ये गुण संधि है। अभिषेक में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभिषेक में व्यंजन संधि प्रयुक्त की गई है। और आप जानते हैं कि अभि प्लस सेक होता है और स के पूर्व अ और आ के स्थान पर कोई अन्य स्वर आए तो श के स्थान पर जो है ख स हो जाता है। जैसे निषिद्ध तो निषिद्ध हो जाता है और विषम का विषम हो जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान या अंतर्धान? तो शुद्ध वर्तनी आपका है अंतर्धान, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देखिए, मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? तो उत्तर है, मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग जो है वो मेहतर होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रायः एक वचन में नहीं होता है? द्रव्यवाचक संज्ञाओं का, या फिर देखिए द्रव्यवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या प्राण, दर्शन, आंसू और अक्षत शब्दों का? दोस्तों उत्तर है ऑप्शन डी, प्राण, आंसू, अक्षत और दर्शन शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। अगला प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद हैं आपको बताना है। तो भूतकाल के दोस्तों 6 भेद हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या हेतु हेतुमद भूत, ये भूतकाल के 6 भेद होते हैं। प्रबल में कौन शब्द उपसर्ग लगा है? तो प्रबल में प्र उपसर्ग है, ऑप्शन बी सही है। और लोकप्रिय में कौन सा समास प्रयोग किया गया है? तो उत्तर है तत्पुरुष समास लोकप्रिय में प्रयोग किया गया है। देखिए, तत्पुरुष समास में विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष सभी में विभक्तियां लगी रहती हैं। लोकप्रिय यानी लोक में प्रिय में अधिकरण तत्पुरुष है। संवत्सर का पर्यायवाची क्या है? तो उत्तर है संवत्सर का पर्यायवाची वर्ष है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्य या वाक्यांश में त्रुटि का चयन करना है। राम को रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए दोस्तों, राम को रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छी लगती है, ये जो है गलत है और यही आपका चयन करना था। और आप जानते हैं कि अच्छी लगती है के स्थान पर अच्छा लगता है होना चाहिए।
अब आइए देखते हैं अंक गणित या सामान्य गणित से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होता है, इसका फार्मूला है n कोष्ठ में n+1/4 का n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। तो इसमें आप 13 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4 कर लेंगे तो 13 गुणे 49, ये 637 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2^51 प्लस 2^52 प्लस 2^53 प्लस 2^54 प्लस 2^55 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? तो इसमें आपको बताना है दोस्तों, देखिए ये जो है जब इसका आप विखंडन करेंगे तो यहाँ पर 2^51 जब आप यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2^1 प्लस 2^2 प्लस 2^3 प्लस 2^4। तो ये आपका ऐसे सेट हो जाएगा। फिर 2^51 जब आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे 2^49 × 124 हो जाएगा तो 124। तो ये दी गई संख्या दोस्तों 124 से विभाजित हो जाएगी। जब आप इसको सामान्य शब्दों में सरल करते जाएंगे तो ये 124 से विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। देखिए कारें हैं और वर्ष है। कारें A, B, C, D, E और यहाँ पर वर्ष 2012, 13, 14, 15 और 16 दिखाई गई हैं। इसमें आप आंकड़े देख सकते हैं। प्रश्न है कि 2012 में टाइप C तथा D कारों के कुल उत्पादन का 2014 में टाइप ए तथा 2015 में टाइप ई के कुल उत्पादन से अनुपात कितना होगा, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आप देख लीजिए कि 2012 में टाइप सी तथा डी कारों का, सी और डी कारों के कुल उत्पादन का 2014 में ए और 2015 में ई कारों के, जो ई कारें हैं इनसे उत्पादन का कुल अनुपात कितना होगा। तो आप यहाँ पे बी कारों का उत्पादन देख लेंगे पहले। तो 2016 में बी प्रकार की कारों का उत्पादन हो जाएगा। आपका बी प्रकार की कारों का उत्पादन 2012 में जब आप देखेंगे तो पहले 2016 में बी कारों का उत्पादन 72 हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए दोस्तों, टाइप सी और डी कारों का वर्ष 2012 में टाइप सी और डी कारों का कुल उत्पादन 43 + 47 हो जाएगा। 43 और 47 ये हो जाएगा आपका 90 यानी 90। और दूसरा 2014 में टाइप ए और 2015 में टाइप ई कारों का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, ये 56 + 64 ये हो जाएगा 120। तो इन्हीं दोनों का अनुपात पूछ रहा है। 90 और 120 का अनुपात हो जाएगा 3 और 4, 30 × 90, 30 × 120। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है कि यदि बी प्रकार के कारों के उत्पादन से संबंधित डेटा को वृत्त आरेख द्वारा दर्शाया जाता है तो 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो दोस्तों बी प्रकार की कारों का पहले कुल उत्पादन जोड़ लेंगे, 50 + 65 + 67 + 66 + 72, तो ये 320 हो जाएगा बी प्रकार की कारों का उत्पादन। और 2016 में बी प्रकार की कारों का उत्पादन कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं 72 होगा। और 2016 में बी प्रकार की कारों का जब 72 हो गया तो 320 = 360 हो जाएगा। और 1 = 360/320, तब ये मान हो जाएगा। अब इसलिए 72 बराबर कितना हो जाएगा, 72 = 360/320 × 72, तो ये 81 डिग्री उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अलजेब्रा से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 है कि x = 2 का स्क्वायर + 3 का क्यूब × 7² और y 2 का क्यूब + 3 × 5 हो तो x तथा y का महत्तम समापवर्त कितना होगा। तो उत्तर है दोस्तों, x और y का महत्तम समावर्त 2² × 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है। यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च के केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसके खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि यानी 122 हो गया, और 112 रुपये में और 122 रुपये में प्राप्त चीनी 1 यूनिट हो जाएगी। नया खर्च 112% है तो 112 रुपये है। 112 में प्राप्त चीनी जो है कितना हो जाएगा, 1/122 इंटू 112। जब आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 56/61 यूनिट, और कमी हो जाएगा 1 माइनस 56/61, तो ये 5/61। तो 5/61 इंटू 5/61 इंटू 100 करेंगे तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो सही उत्तर 8.19 या 8.2% की कमी करनी होगी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 30% तथा 20% के क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। यदि उसका अंतिम मूल्य 31,200 रुपये हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है तो x इंटू 130/100 गुणे 120/100 गुणे 100 बराबर 31,200। जब इसको आप हल करेंगे तो सही उत्तर 20,000 रुपये आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि एक्स वाई इज इक्वल टू 16 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 हो तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसको हल करेंगे जब आप, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर से इस फार्मूले को देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो 2xy इस प्रकार जब इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो इसमें x प्लस वाई का मान आपका √64 हो जाएगा, तो ±8 सही उत्तर हो जाएगा x प्लस वाई का मान। अगले प्रश्न पर आते हैं, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 135, ए बी बराबर 7 हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कितना होगा। तो दोस्तों, जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब ये 1562 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, देखिए, एक बारंबारता बंटन की माध्यिका तथा बहुलक क्रमशः 26 और 29 हैं, तो माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य कितना होगा। बहुलक z बराबर 3m माइनस 2x बार, तो ये हो गया बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समानांतर माध्य। तो आप यहाँ पर कह रहा है एक बंटन की माध्यिका और बहुलक 26 और 29 हैं, तो 29 इज इक्वल टू 3 गुणे 26 माइनस 2x बार। तो यहाँ पर आप जब हल करेंगे तो 29 इज इक्वल टू 3 गुणे 26 माइनस 2 गुणे माध्य, तो 2 गुणे माध्य बराबर 49 हो जाएगा, और माध्य x बार का मान 24.5 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में देखिए, आप देख सकते हैं O वृत्त का केंद्र है और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण ADC 130 है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न में सही उत्तर 40 डिग्री हो जाएगा जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, n विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7 और ऐसे करके n तक। तो n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होता है, इसका जो योगफल है दोस्तों ये होता है, देखिए, समानांतर माध्य बराबर सिग्मा n बटे n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बाई n बराबर n हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न कितना हो जाएगा, सही उत्तर आपका, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, देखिए n हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए, इसका फार्मूला है n/2 इंटू 2n बराबर n स्क्वायर। तो समानांतर माध्य सिग्मा n/n होता है, तो ये n के n स्क्वायर बाई n से n कट जाएगा तो n मान बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बारंबारता बंटन का माध्य 50 है लेकिन वर्ग 20 से 40 और 60 से 80 की बारंबारताएं F1 और F2 अज्ञात है। इन बारंबारताओं को ज्ञात कीजिए यदि सभी बारंबारताओं का योग 120 हो। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी दोस्तों। पहले बारंबारता
उसके बाद F1 फिर x इंटू आई और इनका योगफल दोनों का गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा लंबा जब आप हल करेंगे तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, या देखिए F1 बराबर 28 हो जाएगा इसमें आपका, और F2 जो है ये 24 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 10 तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितने के बराबर होगा? तो देखिए दोस्तों, x माइनस 1/x का क्यूब बराबर 10 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x बराबर 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 30 इज इक्वल टू 1000। अब देखिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 1030 हो जाएगा। 1030 सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है। यदि शून्येतर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा? इस प्रश्न को जब आप हल करेंगे दोस्तों, तो जब आप फार्मूले पर, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, और x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, और तब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 8, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, ये प्लस 2 हो जाएगा बराबर 18। तो सही उत्तर कितना? ऑप्शन डी 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न है। यदि एक त्रिभुज की भुजा 7 है, इसका परिमाप 18 के बराबर है और क्षेत्रफल कड़ी में 108 के बराबर है, तो अन्य दो भुजाओं के मान कितने होंगे? तो ये देखिए, त्रिभुज ए बी सी भुजा के त्रिभुज का क्षेत्रफल करड़ी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, और यस का मान जो परिमाप होता है दोस्तों ए प्लस बी प्लस c/2, तो 18 परिमाप है, 18/2 बराबर 9 हो जाएगा। तो जब आप करड़ी में एस माइनस ए वाला फार्मूला सेट करेंगे तो यहाँ पर 9 माइनस 7, फिर करड़ी में 9 माइनस, देखिए 9 माइनस बी और 9 माइनस सी करेंगे तो कड़ी में 108 आ जाएगा। इस फार्मूले को जब आप आगे हल करते जाएंगे तो देखिए सी का मान 3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों सी का मान 3 हो जाएगा और 2 भुजाओं और बी का मान 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 90 सेंटीमीटर की परिधि और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा वर्ग सेंटीमीटर में? 90 सेंटीमीटर परिधि है और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो देखिए एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, आयत का परिमाप आप जानते हैं 90 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप जो होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो आप इस फार्मूले पर लगाएंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ 20 हो जाएगा बराबर 90 हो जाएगा। तो 2l प्लस 40 बराबर 90। देखिए l बराबर 90 में से l बराबर, देखिए l प्लस 20 बराबर 90/2, तो 45 हो जाएगा। l का मान 25 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, 45 माइनस 20 बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अब आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, 25 गुणे 20 कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एक वर्ग की भुजा को पहले 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम किया गया, तो क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन आएगा? तो दोस्तों क्षेत्रफल में जो परिवर्तन है उसका फार्मूला होता है जो है, देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन का जो फार्मूला होता है 10 + 10 + 10 गुणे 10/100। तो यहाँ पर 10% जब आप क्षेत्रफल में परिवर्तन करेंगे तो 21% की बढ़ोतरी होगी,
और जब 20% कमी करेंगे तो क्षेत्रफल में 36% की कमी हो जाएगी। तो अभिष्ट जो क्षेत्रफल में कमी आपका हो जाएगा उसका मान हो जाएगा 21 माइनस 36 माइनस 21 गुणे 36/100, तब ये -22.56 हो जाएगा। तो इसमें 22.56% की गिरावट आएगी। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 मीटर है। इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो 8 चक्कर में 2πr/8। तो जब आप इस फार्मूले पर 2 × 22/7 गुणे 42 गुणे 8 करेंगे तो 7 छके 42, अब गुणा कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों 22 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 8, तो इसका मान आपका 2112 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले आयताकार एक वर्गाकार खेत में एक कोने में बांधा गया है। तदनुसार उस खेत का चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा? तो जब आप देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होगा, घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्रफल का भाग जो होगा πr² θ/360 हो जाएगा। तो इसमें 77/2 मीटर स्क्वायर होगा चरे गए भाग का क्षेत्रफल। और जब आप खेत के क्षेत्रफल माइनस चरे गए भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 61.5 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वर्ग सेंटीमीटर में क्या है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। तो इसका जो फार्मूला है दोस्तों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर जब आप इसको हल करेंगे दोस्तों तो देखिए 1/2 गुणे पहला विकर्ण आपका 12 हो जाएगा और दूसरा विकर्ण 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 16 बराबर, ये 2 6 के 12 96 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 5a क्षेत्रफल होगा। आप भाग देके जब देखेंगे तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, a, b और c का औसत 9 है, b और c का औसत 10 है, a का मान कितना होगा? तो a, b और c का औसत ये हो गया 9, तो मान हो जाएगा 9 गुणे 3 27 हो जाएगा। b और c का औसत यानी a, b, c का औसत हो गया 9, तो तीनों का गुणा हो गया 27। b और c का औसत कितना हो गया? ये 10 हो गया। b और c का योगफल जो है दोस्तों ये 20 हो गया। तो a बराबर 27 - 20 बराबर 7 हो जाएगा। a का मान 7 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 6x - x - 2 तथा 2x + 1 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2x + 1, तो सही उत्तर है 2x + 1 दोस्तों, इसका HCF हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा है? तो माना व्यक्ति की आयु 100 रुपये है, तो 30% यानी 30 रुपये भोजन पर व्यय कर दिया, 20% यानी 20 रुपये बच्चों की शिक्षा पर, शेष बची आय कितना हो गया? 50 रुपये हो गया, क्योंकि 30-20 आपका खर्च हो गया 50 रुपये। तो 50 का 60% घर के किराए पर, 30 रुपये घर के किराए पर खर्च कर देता है। तो 50 में से 30 घट गया 20। तो अब व्यक्ति के पास जो है दोस्तों अभिष्ट प्रतिशत 20/100 गुणे 100, तो कितना? 20% उसके पास बचेगा। अब आइए देखते हैं सामान्य जानकारी पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके बारे में दोस्तों। यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है, आपको बताना है। तो उत्तर है, ये है ग्रेट निकोबार द्वीप, ऑप्शन डी। दोस्तों देखिए, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है, ऑप्शन सी।
देखिए सबसे बड़ा राजस्थान है, दूसरे नंबर पर आपका एमपी है यानी मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? तो उत्तर है डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है, जो ऑप्शन सी है आपका सही है। एक प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है यूपी स्पेशल में, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, उद्योग, सहकारिता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्राइमरी सेक्टर जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना बी शिवरामन कमेटी की सिफारिशों पर हुई थी, और इसका मुख्यालय याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? अरल सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर या मृत सागर? तो सही उत्तर है मृत सागर का जो जल है वो सबसे खारा है। और सामान्य रूप से देखा जाए तो प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा को लवणता कहा जाता है। मृत सागर का जल सर्वाधिक खारा है। अगला प्रश्न जनगणना आधारित है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो ये लिंगानुपात दोस्तों राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है, 912 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 यानी 943 है। उत्तर प्रदेश का केवल 912 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? आपको बताना है। तो उत्तर है ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कर्नाटक के हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर, और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है? देखिए शिल्पादिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि या उपर्युक्त सभी? तो उत्तर है दोस्तों शिल्पादिकारम, मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि संगम साहित्य के महत्वपूर्ण महाकाव्य है, और इसका आयोजन जो है संगम तमिल कवियों विद्वानों की सभा परिषद थी, इसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन दोस्तों ये 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ये आंदोलन था, और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो लोदी वंश दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। इसका संस्थापक बहलोल लोदी था, और इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो सही उत्तर क्या है? ये हैं विमल शाह। दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था, और ये जैन तीर्थयात्रियों को समर्पित है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से रैम कहाँ पर स्थित होता है? तो याद रखिएगा रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नॉन कम इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? देखिए थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डार्ट मैट्रिक्स? तो सही उत्तर डार्ट मैट्रिक्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर दोस्तों प्रिंट करने के तरीके के अनुसार दो तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। डार्ट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से है दोस्तों, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो ये होते हैं महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ये भारत सरकार को विधिक मामले पर सलाह देता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 1/3 स्थानों का आरक्षण किया गया है उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने झेलम या वितस्ता के युद्ध में किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तो ये हैं दोस्तों पोरस। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने झेलम के युद्ध में पोरस या पुरु को पराजित किया था, लेकिन उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे अपना राज्य और कुछ क्षेत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स है? मनोरंजन, बिक्री, आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो सही उत्तर है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि आते हैं। ऑप्शन सी यानी आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये है हरियाणा के गुरुग्राम के फारूख नगर में। देखिए, गुरुग्राम हरियाणा के फारूख नगर में पहला अनाज एटीएम जो है संचालित किया गया है, स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस देश ने सिमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो ये है ईरान ने। दोस्तों देखिए, सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर का विकास ईरान के अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तेहरान द्वारा किया गया है। इसका नामकरण पौराणिक पर्शियन पक्षी सिमोर्ग के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, महावीर चक्र से कर्नल संतोष बाबू को सम्मानित किया गया है और गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की झड़प में इनको वीर गति की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो राधा कमल मुखर्जी। देखिए दोस्तों, राधा कमल मुखर्जी रूरल कम्युनलिज्म की अवधारणा के प्रतिपादक हैं और यहाँ से हम ग्रामीण समाज और विकास का प्रश्न हल कर रहे हैं, जो कि लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। इसके सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो ये था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो वह किसका उदाहरण है? देखिए, वीरतामूलक व्यवहार, भावात्मक व्यवहार, मूर्खतापूर्ण व्यवहार या विवेक सम्मत व्यवहार। तो सही उत्तर है भावात्मक व्यवहार का उदाहरण है यदि कोई व्यक्ति दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, औपचारिक संबंध निम्नलिखित में से किस समूह का लक्षण है, आपको बताना है। तो देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक, स्थानीय या अस्थायी समूह। तो सही उत्तर है द्वितीयक या सेकेंडरी समूह का। द्वितीयक समूह के सदस्यों में औपचारिक और अप्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलते हैं और इसमें क्लब के सदस्य, व्यावसायिक समूह, राजनीतिक दल अथवा व्यापार संगठन शामिल हैं। अगला प्रश्न है, लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संघ या समिति कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। लोगों का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संघ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्था का अर्थबोध कराता है, आपको बताना है। इसमें देखिए, किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यशैली, कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप और दशाएं और कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप और दशाएं। दोस्तों, ये कथन संस्था का अर्थबोध कराता है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक समाज वैज्ञानिकों ने वास्तविक व्यवहार प्रतिमानों की अपेक्षा आदर्श नियमों, मूल्यों और विधानों के समुच्चय को संस्था कहा है। इसमें परिवार, धर्म, राज्य, विश्वविद्यालय, जाति आदि संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हम की भावना, क्षेत्रीयता, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विविधता।
तो सही उत्तर है दोस्तों, कौन सा तत्व ग्रामीण समुदाय का नहीं है? तो आप देख सकते हैं सांस्कृतिक विविधता। दोस्तों ग्रामीण समुदाय में सांस्कृतिक विविधता तत्व नहीं है, क्योंकि जीवन यापन, प्रकृति पर निर्भरता, समुदाय का छोटा आकार, कम जनसंख्या, हम की भावना, क्षेत्रीयता और आत्मनिर्भरता, ये सभी ग्रामीण समुदाय के तत्व हैं। अगला प्रश्न है, किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है? तो दोस्तों ये देखिए, समुदायगत मनोभाव आविर्भाव को प्रकट करता है। समुदायगत मनोभाव को प्रकट करता है किसी गांव का सामान्य नाम। देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? आयु, जाति, लिंग या उपर्युक्त सभी को? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए ये उपर्युक्त सभी सामाजिक स्तरीकरण के आधार होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण में जाति, आयु, लिंग, व्यवसाय, पद, अधिकार, योग्यता, शिक्षा, ये सभी इसका आधार हैं। संस्कृति है एक, देखिए अर्जित आचरण, अंतर्निष्ठ आचरण, मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों, संस्कृति जो है अर्जित आचरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और दोस्तों संस्कृति जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। अगला प्रश्न है, प्रकृति से निकटता विशेषता किसकी है? कृषक समाज की, औद्योगिक समाज की, नगरीय समाज की या उत्तर औद्योगिक समाज की? तो सही उत्तर है, कृषक समाज की विशेषता है प्रकृति से निकटता, क्योंकि कृषक की सारी गतिविधियां प्रकृति से जुड़कर ही होती हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है, समाज विरोधी व्यवहार को जब कोई सीखता है तो उसे नकारात्मक सामाजिकरण या नेगेटिव सोशलाइजेशन कहा जाता है। और आप जानते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई का काम छोड़कर चोरी, डकैती, पॉकेटमारी सीखता है तो उसे नकारात्मक सामाजिकरण कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? देखिए बहिर्विवाह, एक विवाह, नमस्ते करना या अंतर्विवाह? तो सही उत्तर है नमस्ते करना दोस्तों सामाजिक नियंत्रण का एक साधन जनरीति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमि सुधार का मुख्य अवयव क्या है? आपको बताना है। काश्तकारी सुधार, बिचौलिया पट्टों का उन्मूलन, भूमि का चकबंदीकरण या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर उपर्युक्त बिचौलियों। देखिए इसमें भूमि सुधार का कौन सा? उपर्युक्त सभी जो है ये भूमि सुधारों के मुख्य अवयव हैं दोस्तों। बिचौलियों के पट्टों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि का चकबंदीकरण, भूमि संपत्ति पर हदबंदी और भूमि अभिलेखों का एकत्रीकरण और व्यवस्थित करना, ये सभी भूमि सुधार के अवयव हैं। अगला प्रश्न है, कौन भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत नहीं आता है? काश्तकारी सुधार, भूमि का चकबंदीकरण, भूमि अभिलेखों का एकत्रीकरण या बिचौलियों के बीच भूमि वितरण? तो दोस्तों बिचौलियों के बीच भूमि वितरण ये भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी है किसके लिए? सामाजिक विघटन के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए, सामाजिक विकास के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए? तो उपर्युक्त सभी के लिए दोस्तों सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया उत्तरदायी है, क्योंकि ये कई रूपों में घटित होती है। कभी कभी ये शांतिपूर्ण, कभी हिंसक होती है, जिससे सामाजिक विघटन भी उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले अंग्रेजों ने 1773 में कहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी? बनारस, कलकत्ता, मद्रास या उड़ीसा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बनारस में। बनारस में सबसे पहले 1773 में अस्थायी बंदोबस्त या भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल 1793 में बंगाल अस्थायी बंदोबस्ती नियमावली पारित की गई थी? तो ये था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के तहत सरकार लगान सीधे रैयत या किसान से वसूल करती थी? तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी और 1820 में संपूर्ण मद्रास में इसे लागू किया गया। इसके तहत सरकार और किसानों के बीच सीधा समझौता होता था और राजस्व का निर्धारण और लगान वसूली में किसी जमींदार की भूमिका नहीं होती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड और मुनरो द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, किस व्यवस्था से कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो संबंधित थे? तो सही उत्तर है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ऑप्शन बी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने सिफारिश की कि कृषि अक्षमता जमींदारी व्यवस्था के कारण है जिसका उन्मूलन होना चाहिए? तो ये है फ्लाउड कमीशन। दोस्तों देखिए, बंगाल भूमि कर आयोग की स्थापना 1938 में की गई, जिसके सामान्यतः फ्लाउड कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसने ये सिफारिश की कि कृषि अक्षमता जमींदारी व्यवस्था के कारण है जिसका उन्मूलन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। और आप जानते हैं कि 1900 कब से कब तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना? 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज और विकास से उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस समय पारित किया गया था? तो सही उत्तर है 1950 में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार आंदोलन 1950 में पारित हुआ। बिचौलिया पट्टों के उन्मूलन, जमींदारों और जागीरदारों के सभी अधिकारों का उन्मूलन इस अधिनियम से किया गया। अगला प्रश्न है, भू हदबंदी या लैंड सीलिंग क्या होती है? तो सही उत्तर है, लैंड सीलिंग का अर्थ होता है अधिक जमीन रखने वाले भू संपत्तियों से अतिरिक्त जमीन लेकर उसे भूमिहीनों के बीच बांटना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है? ऑप्शन है मालगुजारी अदा न करने पर, भूमि का गलत उपयोग करने पर, भू संपत्तियों को किराए पर देने पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर। दोस्तों, काश्तकार को भूमि से बेदखल कुछ आधारों पर किया जा सकता है। इसमें मालगुजारी अदा न करने पर, भू संपत्तियों का किराया पर देने या विभाजन करने पर, या बिना कारण भूमि परती छोड़ने पर, फिर भूमि का गैर कृषि उपयोग या गलत उपयोग करने पर काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपने उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप थे, जिसमें हमने सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, इसके अलावा सामान्य जानकारी यानी जीके और ग्राम्य विकास यानी ग्रामीण विकास और जो ग्रामीण समाज है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने सॉल्व किया। इन्हीं चारों खंडों से इस परीक्षा में 25-25 करके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।